जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे और इसमें हम समझेंगे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। नागरिकता कैसे आप ले सकते हैं, कैसे त्यागी जा सकती है और इसके ऊपर संसद कैसे कानून बनाता है, इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ साथ कितने अमेंडमेंट हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात मॉडल क्वेश्चंस और लास्ट में हम PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न बनता है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों भाग 2 में है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, भाग 2 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद कितने से कितने तक बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में याद रखनी है। ठीक है, कि नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो नागरिकता हमारे वहाँ दी जाती है किस प्रकार की है, ठीक है, कैसे समाप्त होती है और इससे संबंधित अन्य जो प्रावधान है, ठीक है, इनको हम अन्य आर्टिकल के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण खंड के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 5 किस बारे में बात करता है, भारत के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, अब ये इसके डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत में रहते थे उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई। तो दोस्तों अब भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो पूर्णतः लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये डेट तो आपको कतई नहीं भूलना है। ठीक है, याद रखना है। और कब अपनाई गई थी, तो मैंने आपको प्रियम्बल वाले चैप्टर में बताया था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ और अपनाया गया। लेकिन लागू कब किया गया कंप्लीटली, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 6 के बारे में अगर बात करें, आर्टिकल 6 के बारे में, तो कुछ प्रवासियों के लिए नागरिकता का अधिकार। अब प्रवासी कौन है, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए जब भारत पाकिस्तान क्या हुआ था, इनके बीच में सेपरेशन वाली बात चल रही थी, अलगाव वाली। तो उस समय हुआ क्या कि जो लोग पाकिस्तान से क्या हुआ, पाकिस्तान में थे वो भारत आए। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान में थे, ठीक है, उस क्षेत्र में थे, वो भारत में आए और वो शरणार्थी के रूप में कुछ दिन रहे। तो उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है, वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किया गया। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम अनुच्छेद 7 के ऊपर। तो इसमें क्या है, यहाँ पे भी प्रवासियों से ही रिलेटेड नागरिकता का मतलब प्रावधान है और कुछ प्रतिबंध भी है। ठीक है, तो कुछ प्रवासियों के लिए नागरिकता पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है। अब यहाँ पे देखिए जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो भारत वापस आना चाहते थे, उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई। ठीक है, और फिर कुछ शर्तों के बाद उन्हें नागरिकता दी गई थी। तो यहाँ पे आपको बस केवल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, यहाँ पे डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 किसके बारे में है, जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वो भारत वापस आना चाहते थे, ठीक है, उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई कि इन शर्तों को पूरा करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो दोस्तों इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ही आप याद रख लेते हैं, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 8 के ऊपर। यहाँ पे देखिए विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, ठीक है, उसके ऊपर बात करता है अनुच्छेद 8। जो भारतीय विदेश में रहते थे लेकिन भारतीय मूल के थे, वे भारतीय नागरिकता के पात्र थे। ठीक है, तो यहाँ भारत पाकिस्तान का मैटर नहीं है, यहाँ पे बात ये है जो भारतीय मूल के लोग थे, चाहे जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, ठीक है, तो उनके बच्चे हैं या फिर वो नागरिकता का दावा करते हैं, तो उन्हें अनुच्छेद 8 के अंतर्गत वो दावा कर सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ जानने के बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 के ऊपर, अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने का प्रभाव। ठीक है, या फिर हम कह लें कि जो आपकी नागरिकता रद्द होती है तो उसमें कुछ कंडीशन है भाई, आप ये करेंगे तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, या फिर आप विदेश में ठहरेंगे इतने वर्ष तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 इसके बारे में बात करता है, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 9 के अंतर्गत वर्णन इसका मिल जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 भी आपने समझ लिया। अनुच्छेद 10 क्या है,
कि नागरिकता का निरंतर अधिकार, ठीक है, जो आपकी नागरिकता है ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक संसद में कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो संसद भवन में जब तक उसके ऊपर कोई कानून नहीं बन जाता तब तक आपके नागरिकता के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो संविधान के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित किए गए हैं, किसमें, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे इफर्ट होता है, ठीक है। और मैं भी चाहता हूं कि आप हमसे जुड़ें, ठीक है, और हम बहुत अच्छा करें। तो आपने अनुच्छेद 10 ब्रीफली जान लिया, अब अनुच्छेद 11 भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए उतना ही बताऊंगा जितना से आपका क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि बहुत अधिक आप डेप्थ में जाएंगे तो घबरा जाएंगे, ठीक है। और आपको पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट। तो उतना ही आप लेके चलिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 11 किस बारे में बात करता है, नागरिकता से संबंधित जो संसद की शक्तियां हैं, जैसे संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह नागरिकता से संबंधित नए नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अनुच्छेद 11 में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल देखने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर, जैसे नागरिकता। देखिए 1950, 26 जनवरी 1950 तक के प्रावधान आपने देख लिए, उसके बाद भी नागरिकता के लिए दावा करना है तो कुछ और भी चीज़ें आई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके हैं, ठीक है। अब बात हो रही है दोस्तों 1955 का एक अधिनियम है उसके ऊपर, और यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो मोस्टली इस पोर्शन से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको बिल्कुल फोकस्ड होके देखना समझना, ठीक है। तो जन्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे नागरिकता दी जाती है, एक बेस ये हो गया, और ये बेस आपको मिलता है किसमें, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक है। तो जन्म के आधार पर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ठीक है। जन्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे नागरिकता दी जाती है। एक होता है वंशानुगत के आधार पर, बाय डिसेंट, यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो संतान को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर हम बात करें सोनिया गांधी और राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी कहाँ से थे, भारत के नागरिक थे, और सोनिया गांधी यहाँ पे आके फिर क्या करती हैं, नागरिकता ग्रहण करती हैं, और उसके बाद उनका संतान राहुल गांधी मतलब आते हैं तो उनको नागरिकता मिल जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजीकरण द्वारा, ठीक है, तो कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, ठीक है। तो उनको बाई रजिस्ट्रेशन एक माध्यम है, इसके द्वारा उनको नागरिकता दी जाती है। उसके बाद बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीकरण द्वारा। अब ये क्या चीज़ है, जो विदेशी व्यक्ति भारत में एक निश्चित अवधि तक रहता है और आवश्यक शर्तें पूरी करता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। कैसे, बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि नेचुरली अगर आप देखेंगे तो वो इंडियन की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो आजकल आप देखेंगे एक विदेशी व्यक्ति है, वो बड़ा शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बनाता है, और वो मतलब उसको अभी प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत भी किया था, ऑटो वाले कॉमेडी वीडियो भी बनाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल अब अपने आप को इंडियन की तरह मतलब रख रहा है, कुछ शर्तें पूरा कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसको भारत की नागरिकता मिलती है तो बाय नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो उसके भूरे भूरे बाल हैं, मोटा सा है, गोला गोला सा, तो आपके दिमाग में वो फोटो आ गई होगी, ठीक है। ये सिर्फ बात है इसलिए कि आपको याद रहे। उसके बाद क्या है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अधिग्रहण द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यदि भारत के साथ, ठीक है, कोई नया क्षेत्र जुड़ता है तो वहाँ पे उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली क्या होती है, भारत की नागरिकता मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, या तो फिर अधिग्रहण द्वारा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। जैसे वंशानुगत के आधार पर हमने बात किया, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो संतान को क्या होता है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी जी का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रख के मतलब याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, हमने बताया आपको कुछ विशेष श्रेणियों में लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे कि भारतीय मूल के कोई विदेशी नागरिक, ठीक है। वो भारतीय मूल के हैं लेकिन वो विदेशों में थे और वो पुनः चाहते हैं कि भारत में वापस आना, नागरिकता ग्रहण करना, तो बाय रजिस्ट्रेशन उनको नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पे बाय नेचुरलाइजेशन, ये भी मैंने आपको समझाया कि जो विदेशी व्यक्ति भारत में एक निश्चित अवधि तक रहता है और आवश्यक शर्तें पूरी करता है,
ठीक है, और उसे नागरिकता मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद फाइनली हमने बात करी थी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अधिग्रहण द्वारा। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए भारत ने क्या किया था, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र अपने में मिलाया था और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो क्षेत्र में, ठीक है, बांग्लादेश के व्यक्ति रहते थे और भारत का हिस्सा हो गया, तो वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भारत में, ठीक है, जो नागरिकता है वो आपकी कैसे समाप्त हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, या तो आप क्या करें, स्वेच्छा से त्याग कर दें। ठीक है, तो रिनंसिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ता है, ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। नागरिकता की समाप्ति यानी टर्मिनेशन, यानी कि किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके स्वेच्छा के विरुद्ध खत्म की जाती है अगर उसके कुछ कांड हो जाते हैं उसके द्वारा। ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो भाई भारत में ऐसा सिस्टम है कि आप एक ही जगह के नागरिक रह सकते हो। हमारे वहाँ केवल सिंगल सिटीजनशिप का व्यवस्था है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कनाडा के भी नागरिक हो और भारत के भी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। ठीक है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद नागरिकता का विलोपन, एक विलोपन है डिप्रीवेशन। अब ये क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से, ठीक है, या गलत जानकारी या अन्य अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है तो सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त कर ली है, ठीक है, या फिर मान लीजिए अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आप कोई इन्फॉर्मेशन ले जाके दे रहे हो पाकिस्तान को, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। ठीक है, या फिर कोई और अवैध तरीका अपनाते हैं तो फिर आपका जो नागरिकता है वो डिप्रीवेट कर दी जाएगी। ठीक है, और टर्मिनेशन में क्या है, यदि आप नागरिकता कहीं का ग्रहण कर लेते हैं, रिनंसिएशन आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात आती है आपके टेस्ट की, तो टेस्ट को ध्यान से अटेंड कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में क्विकली देना है। ठीक है, तो हमने बहुत ही आराम से नागरिकता के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान देख लिए हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे आपने देखा था अभी एक सीए की बात चल रही थी, एनआरसी की बात चल रही थी, उसके ऊपर हम अलग से देखेंगे क्योंकि वो अलग मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भाग 2 में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न पे, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, और बेसिकली आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको रिवाइज करना है। फाइनली जब मैं पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लूँगा तो एक एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से टेस्ट जरूर रखूँगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1955 में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद शामिल हैं। तो दोस्तों कितने हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 के ऊपर, तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर का चुनाव करें और देखिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो भाई अनिवार्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है। ठीक है, इस पे फोकस करना है, नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा बताएं, इसमें प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, बाकी जन्म से, वंशानुगत और देशीकरण ये तो हमने 1955 में सब कुछ बताया ही, लेकिन उसमें प्राकृतिक संसाधन कोई तरीका नहीं बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर, विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक है ऑप्शन ए जन्म से, तो जी नहीं, पंजीकरण द्वारा, तो जी हाँ, प्राकृतिककरण द्वारा, तो जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। अब इसमें प्राकृतिककरण और पंजीकरण क्या है, मैंने आपको समझाया था कि ये विशेष श्रेणी में दी जाती है। अगर कोई भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान पंजीकरण द्वारा होता है, और अगर प्राकृतिककरण की बात करें तो कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, ठीक है, लंबे समय से रह रहा है, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है और बिल्कुल नेचुरली हो गया है अब भारत का। ठीक है, वो बिल्कुल भारत की तरह कुछ शर्तें हैं उसका कंडीशन पूरा कर रहा है, तो वो बाई नेचुरलाइजेशन उसको मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कॉमेडियन की। ठीक है, तो वही है, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 7 है,
नागरिकता का त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक है स्वेच्छा से त्याग, नागरिकता समाप्ति, नागरिकता विलोपन और नागरिकता अवैधता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्याग करने की प्रक्रिया स्वेच्छा से त्याग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्वेश्चन में क्लियर रखेंगे और माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं है? तो दोस्तों अब बताइए, दोहरी नागरिकता मैंने आपको सेशन के दौरान ही बताया था कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 9। तो चीज़ें याद रखनी होती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है बाई रजिस्ट्रेशन, तो इसमें 7 वर्ष। ठीक है, तो आपको भारत में 7 वर्ष रहना पड़ेगा, उसके बाद आप बाई रजिस्ट्रेशन आपको क्या मिल जाएगा बताइए? भारत की नागरिकता। ठीक है, और ये विशेष श्रेणियों में दी जाती है ये वाली नागरिकता, अगर कोई भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो। ठीक है, तो 11वां प्रश्न देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास आवश्यक है? तो दोस्तों अब यहाँ पे देशीकरण कहें या नेचुरलाइजेशन कहें, प्राकृतिककरण कहें, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्ष। ठीक है, तो कम से कम 12 वर्ष आपको भारत में रहना होगा। ठीक है, तो आपको देशीकरण के द्वारा मान्यता मिल जाएगी नागरिक का। प्रश्न नंबर 12 क्या है, संविधान में नागरिकता से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है संसद, और ये निर्णय अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये लेते हैं, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गृह मंत्रालय के पास है। तो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता की किस अनुच्छेद के तहत उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो पुनः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आज का इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कानून में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संसद के पास। अधिकार किसमें? अनुच्छेद 11 में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं और सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं। अब फाइनली सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, बस आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।